फंक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक टर्म है न्यूरल। न्यूरल का मतलब क्या होता है? न्यूरल का मतलब हमारे न्यूरॉन से है। ठीक है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से हम लोग पहले से वाकिफ हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है, एक सिस्टम जनरेट करता है ताकि बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर काम कर सकें। ठीक है, तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता क्या है? देखो, कह रहा है कि 2 और मोर देन 2 ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ अनदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गन एक साथ मिलकर किसी एक फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं। जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गन मतलब कई सारे ऑर्गन मिलकर किसी फंक्शन को कराते हैं, किसी सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में 2 तरीके से गवर्न होता है। एक तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन गवर्न होता है हमारे केमिकल के थ्रू, जो मैंने आपको हार्मोन वाला वीडियो पढ़ाया था। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसकी लिंक दिलवा दूंगा। ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जरूर पढ़िए। ठीक है, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। उसमें सारे ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। ठीक, तो एक तो केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू हमारी बॉडी का सिस्टम चलता है, और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है न्यूरॉन का। न्यूरॉन के थ्रू हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गन एक साथ मिलकर किसी एक सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, किसी फंक्शन को कराते हैं, तो उसको हम बोलते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है कि अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाई अगर तुम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम जिम जा रहे हो, तुम पीटी कर रहे हो, तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे बॉडी की कंडीशन एक्सरसाइज करते वक्त भी वही होती है जो नॉर्मल होती है? तुम नॉर्मल सोफे पे बैठकर एज अ काउच पोटैटो अगर कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है, तो क्या उसके बॉडी में भी रेस्पिरेशन हाई रहेगा, हार्ट बीट हाई रहेगा? नहीं, वो एकदम सामान्य रहेगा। उसका बीपी, हार्ट रेट सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो उस टाइम पे क्या होता है? एक्सरसाइज के टाइम पे आपकी एनर्जी डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब एनर्जी डिमांड बढ़ेगी तो हमारे बॉडी की एनर्जी डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, है ना, जिम जा रहे हो, तो ऐसे में बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई की नीड बढ़ गई। अब उस ऑक्सीजन के लिए रेस्पिरेशन फास्ट होगा, रेस्पिरेशन फास्ट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी तो ब्लड फ्लो फास्ट होने लगेगा, और इस तरीके से हमारी बॉडी की जो डिमांड है वो पूरी होगी। यानी हमारे हिसाब से केवल एक सिस्टम है कि हाँ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप देखो कितना सारा सिस्टम लगा हुआ है। उसमें कई सारे ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। लंग्स, हार्ट, रेस्पिरेशन के लिए सिस्टम, है ना। तो जब बहुत सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और उसके लिए 2 लोग हैं, केमिकल और न्यूरल। केमिकल हम लोग पढ़ चुके हैं, अब न्यूरल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सपोज करो तुम साइकिल चला रहे हो, तुम बाइक चला रहे हो, तुम दौड़ लगा रहे हो, तुम सपोज करो जा रहे हो और सामने तुम्हें सांप दिख गया, तो तुम क्या करोगे? भागने लगोगे। तो इन सब स्थितियों में अगर तुम सांप को देख करके भाग रहे हो, तुम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम साइकिलिंग कर रहे हो, कोई भी चीज, जब भी हम जिस स्टेज में रहते हैं हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करना होता है। जैसे तुम सो रहे हो तो एनर्जी डिमांड कम है, तो ऐसे स्टेज में जब हमारे बॉडी की एनर्जी डिमांड कम है तब क्या होगा? तो सारे प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएंगे। जब एनर्जी डिमांड ज़्यादा है तो फास्ट हो जाएगा। ऐसा होता है। अब मान लो कि तुमने फिजिकल एक्सरसाइज किया, या तुम दौड़ रहे हो, तुम साइकिलिंग कर रहे हो और तुम अब नॉर्मल हो गए। ठीक, तुमने एक्सरसाइज अब करके अब तुम घर पे आ गए और तुम सोफे पे बैठ गए।
अब जब तुम सोफे पे बैठ गए आराम से, उस समय तुम्हारे बॉडी की स्थिति क्या होगी, तुम्हारा जो फंक्शन है वो स्टॉप हो रहा है भाई, जो एनर्जी डिमांड थी वो अब कम हो गई, है ना। तो ऐसे में जो नर्व हैं, नर्व वो हमारे हार्ट को मैसेज देंगे कि भाई तुम स्लो हो जाओ, लंग्स को स्लो करेंगे, किडनी, है ना, हार्ट, लंग्स, किडनी, इन सबको नॉर्मल फंक्शन करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो क्विक एक्शन पे काम करता है। क्विक एक्शन, तुमने सांप को देखा और तुम तुरंत दौड़ के भागने लगे, ये नहीं कि सांप को देखने के बाद आप वेट करोगे कि अच्छा अभी तो मैसेज जाएगा, 1 घंटा इंतजार करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो हम क्विक एक्शन ले रहे हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई होप कि ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी बात किया कि हमारी बॉडी में 2 तरह के कोऑर्डिनेशन है, एक न्यूरल और एक केमिकल। केमिकल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन की। देखो जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो न्यूरल सिस्टम के थ्रू होता है। तो हमारे बॉडी में एक न्यूरल सिस्टम होता है। न्यूरल सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसको आप कहते हो नर्वस नेट। नर्वस नेट, ये जो नर्वस नेट है ये स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू बने होते हैं। नर्वस नेट स्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड, है ना। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको मैंने बार बार कहा है आप लेक्चर देखो और उस लेक्चर के पीवाईक्यू उठा के देख लो, ठीक है। आप किसी भी पीवाईक्यू वाली बुक जो आपको अच्छी लगे उससे आप मिलाओगे तो आप देखोगे सारे क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए। तो फायदा ये है कि जो आप लेक्चर्स देख रहे हो उसका फायदा ये है कि उस लेक्चर को देखने के बाद आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और लेक्चर का फायदा यही होना चाहिए कि पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनना चाहिए, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। तो मैंने चीज़ों को बहुत आसान करके, सिंपल करके डिकोड किया है कि आप आसानी से अपने एग्जाम के लिए चीज़ों को पढ़ सको। आप चाहे नीट के एस्पिरेंट हो, चाहे सीवीटी के हो, चाहे बीएससी या फिर एकेडमिक्स के हो, कोई भी हो, जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से आने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी यूनिट होती है न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड नर्व सेल। देखो नर्व सेल के बारे में बहुत सारी बातें हैं। नर्व सेल को हम लॉन्गेस्ट सेल भी कहते हैं। अब ये बात हमने किस चैप्टर में पढ़ा है, सेल वाले चैप्टर में। मैं अपने हर लेक्चर में आपको कहता हूं कि कोई भी टॉपिक इंडिविजुअल नहीं है, चाहे कोई चैप्टर कट जाए, चाहे कोई भी चैप्टर रहे, कोई भी टॉपिक इंडिविजुअल नहीं है। अब अगर आप नर्व सेल पढ़ रहे हो तो आपने सेल वाले चैप्टर में ये बात जरूर पढ़ी होगी कि ह्यूमन बॉडी की जो लॉन्गेस्ट सेल है दैट इज नर्व सेल, नियर अबाउट 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना, लगभग 1 मीटर लॉन्ग होता है। तो ये बात अब सेल चैप्टर का है लेकिन हो सकता है इसमें पूछ दे, तो ये हमें लिंक करना आना चाहिए कि हमारा जो टॉपिक है वो किस किस चैप्टर में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और जब आप लिंक करना सीख जाओगे तो आपको पता चलेगा कोई भी चैप्टर कठिन नहीं है और कोई भी चैप्टर आसान नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, नर्व सेल जो होती है ना, ये सेल डिवाइड नहीं होते, इसमें सेल डिवीजन भी नहीं होता, ठीक। तो ये लार्जेस्ट सेल है और दूसरा इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, रिपेयरिंग वगैरह नहीं होती, ये एज इट इज रहता है, जैसा होगा एज बर्थ वैसे ही आगे फिर ये रहता है, इसमें कोई रिपेयरिंग और इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि न्यूरॉन सेल्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन सेल्स हैं, ये क्या करते हैं। तो जो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन सेल्स हैं ये डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्टिमुलाई को, उसको रिसीव कर सकते हैं और उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि न्यूरॉन सेल्स आर कैपेबल, न्यूरॉन सेल्स कैपेबल हैं, न्यूरॉन सेल्स क्या कर सकते हैं। ऑप्शन दिया रहेगा, डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आप कहोगे हाँ सर तीनों, ऑल ऑफ दीज, है ना, ये सब कर सकते हैं, डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट। तो ये किसी भी स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब क्या है, जैसे मान लो ये हमारा हाथ है या मान लो ये हाथ है, ये पिन है, ये पिन इस पे चुभोया गया, तो यहां से ये मैसेज यहां तक पहुंचेगा, इसको तुरंत पता चलेगा कि पिन चुभ रहा है,
है ना। तो ये जो स्पेशलाइज्ड सिस्टम है दैट इज कॉल्ड डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट। अब बात आती है कि सर ये जो नर्वस सिस्टम है ये किस में पाया जाता है, ये न्यूरल सिस्टम किस में पाया जाता है। तो देखो जो न्यूरल सिस्टम है ये लोअर इनवर्टिब्रेट में भी होता है, इंसेक्ट में भी होता है और वर्टिब्रेटा में भी होता है। हम लोगों ने एनिमल किंगडम में ये चीजें पढ़ी हैं, तो ये दोबारा से हमारे सामने आ रहा है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें सिंपल फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, मतलब निहायत आसान, एकदम सिंपल सा, एकदम आसान सा नर्वस सिस्टम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप हाइड्रा ले लो तो क्वेश्चन आएगा कि भाई सबसे सिंपल नर्वस सिस्टम किस में है, तो बोलोगे कि सर सबसे आसान नर्वस सिस्टम हाइड्रा में है। ठीक, इनफैक्ट अगर हम सही से बताएं तो हाइड्रा में ही इसकी डिस्कवरी भी हुई है। तो नर्वस सिस्टम की जो डिस्कवरी है ना वो हाइड्रा से ही हुई है। और हाइड्रा में ना केवल गैंग्लियंस होते हैं, जस्ट लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड दे कैन ट्रांसमिट द मैसेजेस, है ना। ये छोटे छोटे धागे के समान स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैसेजेस भेजने का काम करते हैं। तो इनमें कोई व्यवस्था नहीं होती। जैसे अगर हम एक न्यूरॉन को देखें तो उसमें साइटॉन, डेंड्रॉन, एक्सॉन ये सब होता है, बट इसमें ये सब नहीं है, केवल एक ट्रांसमिट करने का पाथवे है दैट इज कॉल्ड गैंग्लियंस। जबकि अगर हम इंसेक्ट की बात करें, कॉकरोच की बात करें, फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग तो ऐसे इंसेक्ट नहीं है बट अकॉर्डिंग टू एनटीए नीट वो इंसेक्ट है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे अलग से, उसके लिए हम लोग क्लास लेंगे जिसमें फ्रॉग और कॉकरोच जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर आपको उनके बारे में और भी चीज़ें जाननी हो तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, तो हम लोग और अच्छी वीडियोस पे बना के देंगे। इंसेक्ट में जैसे कॉकरोच वगैरह है उसमें ब्रेन होता है, गैंग्लियाज होते हैं और न्यूरल टिश्यू होते हैं। तो इनमें थोड़ा सा डेवलप फॉर्म का नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। अब अगर वर्टिब्रेटा की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो इंसानों का जो नर्वस सिस्टम होता है वो तो भाई बहुत अच्छा डेवलप है। तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है, हम सब का जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत अच्छा डेवलप होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसी को तो डिटेल में पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम, जिसमें कई सारी चीजें होंगी। तो फटाफट नोट करिए, तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। और स्मूथ मसल, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि नर्वस सिस्टम, नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है, और फिर हम लोगों ने बात किया कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स का जो सिस्टम है वो किस में कैसा होता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये कंप्लीट चार्ट है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो अगर ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को देखा जाए तो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन के नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ध्यान से देखो, पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसे हम लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, पहला आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन तो हम सब जानते हैं, ये खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन होता है, और स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये दोनों आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ये बेसिकली किसी भी स्टिमुलाई को प्रोसेसिंग करना और उस पर रिस्पॉन्स करना, प्रोसेसिंग करना और रिस्पॉन्स करना, दो काम करते हैं। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आप बताओगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम प्रोसेसिंग करना और रिस्पॉन्स करना होता है, ठीक है, किसी भी स्टिमुलाई के लिए। अब हम बात करते हैं पीएनएस। देखो जो पीएनएस होता है इसमें ये पहले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही मैसेजेस को रिले करता है। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ये एक गवर्निंग बॉडी है, तो वो किसी को जब मैसेज देगा या किसी ऑर्गन से मैसेज आएगा तो ये दोनों के बीच ब्रिज का काम कर रहा है, ये पाथवे का काम कर रहा है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जो पाथ होता है, जो पाथवे होती है, वो पाथवे बनी होती है नर्व से, ठीक है, जो मैसेजेस को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाएगा। तो वो जो पाथवे है, जो रास्ता है, जैसे मान लो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अब इसको कैसे पता चलेगा कि आपके हाथ में पिन चुभ रहा है,
तो ये है आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरीफेरल इसको बताएगा, तो कैसे बताएगा? यहाँ कुछ न्यूरॉन्स होंगे ना, ये मान लो पिन चुभा, तो ये न्यूरॉन्स है जो मैसेज ले जाके इसको दे रहे हैं, ठीक है। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली नर्व कंसिस्टिंग है। जो पाथवे है इसका, इसमें दो तरह के नर्व्स होते हैं। एक होते हैं एफेरेंट, आप ये वर्ड कई जगहों पे पढ़े होंगे, है ना, किडनी में भी पढ़ते हैं हम लोग, एफेरेंट पाथवे। और एक होता है ईफेरेंट। देखो इसको याद रखना बहुत आसान है। ए फॉर आना, ई फॉर एग्जिट। तो याद रखो ये मैसेज लाने का काम करता है। कहां से? क्वेश्चन आएगा एफेरेंट पाथवे कहां से कहां ट्रांसफर करता है, तो ये टिश्यू से किसी भी मैसेजेस को टिश्यू से सीएनएस तक पहुंचाएगा। मान लो टिश्यू मतलब ऑर्गन भी समझ सकते हो इसको, टिश्यू या कोई भी जो ऑर्गन है उससे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाएगा। जैसे मान लो तुम्हें पिन चुभा या तुमने सांप को देखा, तो कोई भी चीज जो चुभ रही है या तुम देख रहे हो, तो वो मैसेज हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाके देगा कि भाई हाथ में पैर में कांटा चुभ रहा है, पिन चुभ रहा है, या फिर तुमने किसी सांप को देखा है, कुछ भी ऐसा, तो वो टिश्यू या ऑर्गन से सीएनएस को देगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेजेस कौन लाके देता है? एफेरेंट। ठीक, इसका उल्टा कर दो, जब आपका ऑर्डर आएगा या जो रिस्पॉन्स आएगा, तो आप कह सकते हो कि ऑर्डर या जो रिस्पॉन्स है वो लेके चलता है ईफेरेंट, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब ऑर्डर या रिस्पॉन्स देगा तो वो हमारे ऑर्गन या टिश्यू तक लेकर के आएगा, कौन? ईफेरेंट। ठीक है, तो तुम इसको ऑर्गन या टिश्यू कुछ भी कह सकते हो भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया और ये समझ में आ गया। अब देखो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के ना पार्ट्स होते हैं, डिवीजन्स होते हैं। काम करने के लिए उन्होंने ना सबको बांट रखा है कि भाई ठीक है, एक रास्ता तो हमने बना दिया मैसेज भेजने के लिए, लेकिन कहाँ का मैसेज कौन भेजेगा उसके लिए डिवीजन बना हुआ है। तो डिवीजन की जब बात करें कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का जो डिवीजन है, डिवीजन तुम एक तरह से पार्ट भी कह सकते हो, ठीक है, तो पार्ट बोल दो या डिवीजन बोल दो। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का डिवीजन या पार्ट दो तरह का होता है, एक सोमैटिक एक ऑटोनोमिक। सोमैटिक और ऑटोनोमिक। एक और होता है विसरल। ठीक है, तो विसरल पे भी हम लोग बात करेंगे, पहले तुम सोमैटिक और ऑटोनोमिक की बात कर लो। तो पीएनएस जो है उसमें आपका आता है सोमैटिक और ऑटोनोमिक। देखो जो सोमैटिक होता है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो सोमैटिक क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स, जो हमारे वॉलंटरी मसल्स होते हैं, इनके बीच का जो मैसेज है उसको कोऑर्डिनेट कराता है। ठीक है, देखो ये सीएनएस से ऑर्डर ला रहा है और ये टिश्यू से जो मैसेज है वो ले जा रहा है। तो इसको कंफ्यूज मत होना, ये अलग चीज है, ये पाथवे है, लेकिन वो पाथवे में दो तरह के मैसेज चलेंगे, एक हमारे वॉलंटरी ऑर्गन के और एक हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन के। मान लो एक सड़क है, अब उस पे से दो लोग को जाना है, एक ए और एक बी, दोनों को सेम सड़क पे जाना है, तो ये सड़क है। ठीक है, ये ए वाला कॉन्सेप्ट है, ये बी वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों चलेगा, सड़क यही रहेगी। ठीक है, तो अगर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्केलेटल मसल के बीच में कोऑर्डिनेशन करना है तो वो करेगा सोमैटिक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और अगर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलंटरी या स्मूथ मसल्स पे कॉन्ट्रेशन कराना है, जैसे मान लो आपका ब्रेन लिवर को मैसेज देना चाहता है, आपका ब्रेन किडनी को मैसेज देना चाहता है, आपका ब्रेन इंटेस्टाइन को मैसेज देना चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है। लेकिन अगर आपका ब्रेन आपके हाथ को, ये ब्रेन हमें मैसेज दे रहा है कि हाथ ऐसे करो, तो ये क्या है, ये सोमैटिक लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो सोमैटिक और ऑटोनोमिक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ये ऑटोनोमिक का ही पार्ट है। ऑटोनोमिक के दो कंडीशन है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इस पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटा अगर समझें तो सिंपैथेटिक किसी भी फंक्शन को इंक्रीज करता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, डिक्रीज। जैसे तुमने सांप देखा तो तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ गया, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया, है ना, पिपुलरी डायलेट हो गया, तुम्हें घबराहट हो गया, पसीना आने लगा, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये सिंपैथेटिक के हैं। और जब तुम किसी सेफ जगह पहुंच गए
तो तुम्हें आराम मिल गया, हार्ट बीट स्लो, रेस्पिरेशन स्लो, है ना, पसीना आना कम हो गया। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, पैरासिम्पेथेटिक। तो ये अभी हम लोग आगे इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सिंपैथेटिक चीज़ों को बढ़ाता है और पैरासिम्पेथेटिक चीज़ों को घटाता है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और समझनी है, वो है विसरल। देखो, विसरल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, लेकिन विसरल को हम लोगों को अभी 12th लेवल पे या नीट लेवल पे या एकेडमिक लेवल पे उतना डिटेल में पढ़ना नहीं होता। ये एक्चुअली मेडिकल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे हिंट देते हैं। देखो, विसरल नर्वस सिस्टम में हमारे कॉम्प्लेक्स नर्व आते हैं, नर्व फाइबर्स। बॉडी में बहुत सारे नर्व्स हैं जो आपस में इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा गैंग्लिया आते हैं, कई सारे गैंग्लिया होते हैं, जंक्शंस होते हैं न्यूरॉन्स के, और प्लेक्सस होते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलकर एक नेटवर्क तैयार करते हैं। तो प्लेक्सस, गैंग्लिया और नर्व फाइबर। क्वेश्चन आएगा कि विसरल नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है, बोलोगे सर पेरीफेरल का। पूछेगा इसमें क्या क्या होता है, ऑप्शन दिया रहेगा, गैंग्लिया होते हैं, कॉम्प्लेक्स नर्व होते हैं, है ना। तो याद रखना कि प्लेक्सस, कॉम्प्लेक्स नर्व और गैंग्लिया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे विसरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ऑटोनोमस प्लस सोमैटिक न्यूरॉन्स। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आपने देखा कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरीफेरल होता है, एफेरेंट, ईफेरेंट, सोमैटिक, ऑटोनोमिक, सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एक विसरल। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो न्यूरॉन्स होती हैं, जो हमारे बॉडी की सेल्स होती हैं लॉन्गेस्ट, तो ये न्यूरॉन्स में क्या क्या होता है। देखो, न्यूरॉन का भी एक डिटेल स्ट्रक्चर तो हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले एक बात जान लेते हैं, ये चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सेल बॉडी, सेकेंड एक्सॉन एंड थर्ड डेंड्राइट, ठीक है। तो सबसे पहले सेल बॉडी होता है। एक सिंपल सा अगर न्यूरॉन हम एक समझाने के लिए ड्रॉ करें, तो मान लो ये न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन मान लो, ये इसका एक्सॉन मान लो, और ये इसका, ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन तुम देख रहे हो, ये वाला, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अभी डिटेल डायग्राम पढ़ाएंगे, पहले एक रिप्रेजेंटेशन देख लो, समझ लो कि क्या होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को हम कहते हैं साइटोन या सेल बॉडी। इसी को कहते हैं साइटोन या सेल बॉडी, ठीक है। इसमें बहुत कुछ होता है, इसमें न्यूक्लियस, न्यूरोप्लाज्म और भी बहुत सी चीजें होती हैं, बट हमें एक चीज पे फोकस करना है, दैट इज कॉल्ड निसल्स ग्रेन्यूल, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है, निसल्स ग्रेन्यूल कहाँ पाए जाते हैं, आपका आंसर होगा कि सर साइटोन में पाए जाते हैं, ठीक। दूसरी बात, एक्सॉन। एक्सॉन ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला, तो ये जो लंबा सा पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। इट इज अ लॉन्ग फाइबर, इट इज अ लॉन्ग फाइबर डिस्टल इंड, ठीक है। ये एक लंबा फाइबर जैसा होता है, और ये डिस्टल इंड मतलब नीचे के इंड पे जाकर के खत्म हो जाता है, जिसपे छोटे छोटे नॉब्स होते हैं। देखो, ये जो लंबा सा चल रहा है ना ये, और ये डिस्टल इंड मतलब नीचे की तरफ जाके खत्म हो रहा है, तो लॉन्ग फाइबर डिस्टल इंड। और ये नीचे देखो ऐसे फुला हुआ स्ट्रक्चर बना रहा है ना, इसको हम कहते हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, विच इज कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब। इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। इसी के अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, है ना, इसमें पाया जाता है। तो ये नॉब्स क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर निकालते हैं, जैसे एसिटिल कोलिन, कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। गाबा होता है, एसिटिल कोलिन होता है, डोपामिन, बहुत सारे होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज करेगा। इसके बाद एक चीज होती है, जो साइटॉन्स होते हैं ना, इन साइटॉन से देखो ये ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। तो फाइबर प्रोजेक्शंस, ये देखो ये फाइबर प्रोजेक्शंस है ना साइटॉन से, तो साइटॉन से जो फाइबर प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं उसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स। अब यहाँ पे भी, इसके भी अंदर निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा कि भाई निसल्स ग्रेन्यूल कहाँ पाए जाते हैं, तो तुम्हारा आंसर होगा, अगर क्वेश्चन में दिया है ओनली इन साइटॉन तो गलत, साइटॉन में भी, और साइटॉन से जो ओरिजिन्स निकल रहे हैं, फाइबर निकल रहे हैं, डेंड्राइट्स, उनमें भी। तो निसल्स ग्रेन्यूल के 2 लोकेशन है, एक साइटॉन और एक डेंड्राइट्स, ठीक है। अब एक आपके लिए बढ़िया सा क्वेश्चन, जरा मुझे ये बताइए कि साइटॉन में तो बहुत सी चीजें हैं,
फिर हम लोगों ने निसोस ग्रेन्यूल पे ही इतना फोकस क्यों किया? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ निसोस ग्रेन्यूल्स? फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए कि निसोस ग्रेन्यूल्स का फंक्शन क्या है ना? मान लो क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ निसोस ग्रेन्यूल, तो क्या बताओगे? फटाक से कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो न्यूरॉन के 3 भाग है ना, 3 पार्ट्स हो गए और बल ब्लैक स्ट्रक्चर पर डिस्कशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन के टाइप्स। देखो जो न्यूरॉन्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है यूनिपोलर, फिर होता है बाइपोलर और फिर होता है मल्टीपोलर। तो पहले ध्यान से देखो, यूनिपोलर न्यूरॉन वो होता है जिसमें केवल एक सेल बॉडी हो, मतलब ये वाला पोर्शन, एक एक्सॉन हो, ये वाला। ठीक है, इसमें डेंड्राइट्स नहीं होंगे, डेंड्राइट्स नहीं होंगे, केवल ये होगा और ये होगा। इससे जो ओरिजिन्स होते हैं ना, ये नहीं होगा इसमें। तो मतलब तुम कह सकते हो कि इसमें केवल 1 वाली चीज होगी और एक ये होगा, है ना? तो एक्सॉन और साइटोन, इस तरह का यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? इम्ब्रियो के अंदर, फीटस के अंदर। जब बच्चा बन रहा होता है तो जो इम्ब्रियो या फीटस बन रहा है तो उसमें ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा जो बाइपोलर है, इसमें एक एक्सॉन, एक डेंड्राइट्स और एक साइटोन। ठीक है, साइटोन छुपा हुआ है इसमें, तो पेपर में पूछ देगा कि इसमें एक्सॉन और डेंड्राइट होते हैं तो साइटोन होता है कि नहीं। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे बुक में तो ऐसे नहीं दिया है। ध्यान रखना, साइटोन इसमें छुपा हुआ है। तो ये कंप्लीट एक सेल है जिसमें साइटोन, एक्सॉन और डेंड्राइट्स, ठीक है, तीनों होते हैं। इस तरह का जो बाइपोलर स्ट्रक्चर है वो रेटिना में पाया जाता है, आई में, आंखों में रेटिना होता है ना, आंखों का पर्दा, उसमें। मल्टीपोलर की बात करें तो इसमें एक एक्सॉन और 2 या 2 से ज्यादा डेंड्राइट्स होते हैं, और साइटोन तो होगा ही होगा, कॉमन सी बात है। तो साइटोन, एक्सॉन और डेंड्राइट्स ये पाया जाता है हमारे ब्रेन में, जिसको आप कहते हो सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अभी हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे तो वहां पे ये बात क्लियर होगी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, तो तुमने एक चीज ऑब्जर्व किया, साइटोन तो भाई है ही है, सब में है साइटोन, देखो तीनों में है। लेकिन साइटोन के साथ अगर खाली एक्सॉन है तो यूनिपोलर। एक्सॉन तो है लेकिन एक डेंड्राइट भी है, तो इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो, नो डेंड्राइट यूनिपोलर, एक डेंड्राइट बाइपोलर, और 2 से ज्यादा डेंड्राइट मल्टीपोलर। तो सारा खेल ना डेंड्राइट्स का है। साइटोन तीनों के पास है, एक्सॉन भी तीनों के पास है, केवल और केवल जो डिफरेंस है दैट इज डेंड्राइट्स ओनली। तो ये एग्जाम में मेमोराइज करने के लिए बहुत आसान ट्रिक है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जो ये एक्सॉन होता है, ये वाला पोर्शन, ये एक्सॉन भी 2 तरह का होता है। एक होता है माइलिनेटेड और एक होता है नॉन माइलिनेटेड। अब ये माइलिनेटेड क्या होता है? देखो माइलिन जो होती है ना, वो तार के ऊपर सेलोटेप का काम होता है। जैसे मान लो कोई तार है, इस तार के ऊपर सेलोटेप लगा हुआ है तो ये तार सुरक्षित हो गया। इस तार के ऊपर कोई टेप नहीं है तो ये प्रोटेक्ट नहीं है, बस यही अंतर होता है। तो अगर किसी न्यूरॉन के ऊपर टेप लगा हुआ है तो या मतलब एक कवरिंग हुई है प्रोटीन की, दैट इज कॉल्ड माइलिनेटेड, और अगर नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड। क्वेश्चन आता है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन की माइलिन शीथ बनाता कौन है? माइलिन की शीथ कौन बनाता है? श्वान सेल। कौन बनाता है? श्वान सेल। तो ऐसे न्यूरॉन जिनके एक्सॉन्स पे श्वान सेल्स होते हैं वो माइलिन बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि भाई जिनके पास माइलिन नहीं है उनके पास श्वान सेल है कि नहीं? बताइए फटाक से, क्या होना चाहिए? श्वान सेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो नॉन माइलिनेटेड है उसके पास भी श्वान सेल होता है लेकिन माइलिन नहीं बनाता। तो श्वान सेल तो दोनों के पास है, माइलिनेटेड के पास भी, नॉन माइलिनेटेड के पास भी। लेकिन अंतर यह है कि माइलिनेटेड का श्वान सेल माइलिन बनाता है और नॉन माइलिनेटेड का श्वान सेल माइलिन नहीं बनाता। यानी उसके पास ऐसे श्वान सेल होते हैं जो माइलिन जनरेट नहीं करते। एक और बात देखो, जो माइलिनेटेड श्वान सेल है ना, माइलिनेटेड, ये देखो, ये माइलिनेटेड वाला जो देख रहे हो तुम, अभी एक डिटेल डायग्राम हम दिखाएंगे तो उसमें देखो बीच बीच में ऐसे गैप दिख रहा है, ये देख रहे हो? तो जब कोई चीज की कवरिंग होगी ना तो उसके बीच बीच में गैप दिखता है, ये माइलिन शीथ के बीच बीच में। तो इस गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। तो ये क्वेश्चन आता है, नोड ऑफ रेनवियर किस में पाया जाता है? तो आप बताएंगे कि नोड ऑफ रेनवियर माइलिनेटेड न्यूरॉन में होता है और नोड ऑफ रेनवियर अब्सेंट होता है नॉन माइलिनेटेड में। तो नॉन माइलिनेटेड में अब्सेंट होता है और माइलिनेटेड में प्रेजेंट होता है।
कौन बनवाता है? श्वान सेल। भाई श्वान सेल जब माइलिन बनाएगा तो नोड्स बनेंगे, नोड्स बनेंगे तो उसको नोड ऑफ रेनवियर बोलेंगे। और अगर श्वान सेल है लेकिन वो माइलिन नहीं बना रहा है तो नोड्स नहीं बनेंगे, नोड्स नहीं बनेंगे तो भाई नोड ऑफ रेनवियर भी नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्सॉन्स हैं माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड कहाँ पाए जाते हैं? तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो एक्सॉन है वो पाया जाता है स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व्स में। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो माइलिनेटेड से बने होते हैं, जबकि जो नॉन माइलिनेटेड है वो ऑटोनोमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। तो आपने अभी पढ़ा था ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट, और स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, है ना। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो फटाक से नोट कीजिए, तो हम लोग आगे फिर डिस्कस करते हैं। श्वान सेल। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं, और आपको बताया कि न्यूरॉन में कितने टाइप्स होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, और एक्सॉन के टाइप्स माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। अब एक टिपिकल डायग्राम हम लोग देख रहे हैं जो एक ऑफिशियल डायग्राम है न्यूरॉन की। तो अगर आप एक नर्व या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें जो यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, ऐसे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, और ये मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिल करके हमारा जो सिस्टम है चलाते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, देखो पहले पढ़ चुके हो तो इसको समझना आसान है। डायरेक्ट डायग्राम अगर देखते तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, चीज़ एकदम अच्छे समझ में आए, इसलिए इतना इजी करके बताया जा रहा है। और जो भी पढ़ाया जा रहा है इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन एकदम बताया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मैंने चीज़ों को बहुत सिंपल करके पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पढ़ाई समझ में आ रही हो, तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ना। तो देखो हमारे न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज सेल बॉडी, सेकेंड इज डेंड्राइट एंड थर्ड इज एक्सॉन। हम लोगों ने पहली बात किया, ये वाला पोर्शन सेल बॉडी है, और ये वाला जो निकला हुआ है दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स, और ये पूरा एक्सॉन। ठीक, सेल बॉडी में देखो न्यूक्लियस होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर ये जो एक्सॉन आ रहा है, ये एक्सॉन नीचे आकर के टर्मिनल एंड हो गया, दिस इज द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन। यहीं पे देखो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब। इसी में आपका न्यूरोट्रांसमीटर जिसको आप कहते हो एसिटिल कोलिन, वो पाया जाता है। ठीक है, एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसमें एक चीज तुम ध्यान दो कि जो एक्सॉन है इसमें देखो ये माइलिन का लेयर है, ये माइलिन लगा है रेड रेड, ये जो माइलिन लेयर है, माइलिन शीथ, ये किसने बनाया? देखो ये श्वान सेल। तो श्वान सेल एंड माइलिन शीथ अगर माइलिनेटेड है तो ठीक है, और अगर ये सेरेब्रम वाला पार्ट है जो हमारा कॉर्टेक्स है, और अगर ये सोमैटिक और ऑटोनोमस होता तो इसमें माइलिन नहीं होता लेकिन श्वान सेल होता। तो ये बात याद रखना। अब चूंकि माइलिन है इसलिए बीच बीच में देखो ये गैप बना हुआ है, देख रहे हो, जैसे लग रहा है किसी ने बीच बीच से बांध दिया हो, है ना। तो इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर बनाने की जिम्मेदारी किसने ले ली? श्वान सेल ने, माइलिन बना के। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, इसके ब्रांचेस देख लिए और ये देख लिए। अब एक चीज आ गई जो मैंने अभी आपसे पूछा था कि नीसल्स ग्रेन्यूल का फंक्शन। देखो नीसल्स ग्रेन्यूल जो है इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये न्यूरॉन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब क्वेश्चन, अब तुम क्लियर हो गए कि भाई ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसका मतलब क्या है? ये राइबोसोम से बना होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम। तो नीसल्स ग्रेन्यूल्स कुछ और नहीं है, ये राइबोसोम, लिपिड्स, है ना, इनसे बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, लिपिड्स, एसिड्स, राइबोसोम्स। तो लिपिड, एसिड और राइबोसोम से बना हुआ स्ट्रक्चर है नीसल्स ग्रेन्यूल, जो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो कभी भी पेपर में आ जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नीसल्स ग्रेन्यूल, तो आप बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। थॉट, ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो न्यूरॉन होता है वो कैसा होता है, तो न्यूरॉन कैसा दिखता है वो हमने देख लिया। अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो पहले सेंट्रल को हम लोग कवर कर लेते हैं, ब्रेन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन का फंक्शन क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है।
तो तुमसे पेपर में पूछेगा कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें दो चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो पहला जो ब्रेन है इस पे बात करते हैं, क्योंकि मेजर फंक्शनिंग ब्रेन ही करता है, स्पाइनल कॉर्ड उसको कोऑर्डिनेट कराता है। तो ब्रेन में इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग का काम होता है। ब्रेन में इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग का काम होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये कमांड एंड कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी के जितने भी कमांड एंड कंट्रोलिंग सिस्टम है, जो गवर्निंग सिस्टम है, तो वो कमांड एंड कंट्रोलिंग और गवर्निंग सिस्टम जो है वो हमारे ब्रेन का है। दूसरी बात, हमारी जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, जैसे आप चल रहे हो फिर रहे हो, तो आपके वॉलंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल करता है, आपके बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करता है। हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, है ना, पेंक्रियाज, तो जितने भी ऑर्गन्स हैं इंटरनल, ठीक, उनको कंट्रोल करना, उनका फंक्शन देखना कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन, हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना, बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। कमेंट में जरा बताइए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक। इसीलिए गर्मी का दिन हो या ठंडे का दिन हो, बॉडी अपना टेम्परेचर कंसिस्ट रखती है, ठीक है। और एक इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, जो लोग अपना टेम्परेचर हमेशा बैलेंस रख पाते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉइकिलोथर्मस या होम्योथर्मस। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो अपना टेम्परेचर स्टेबल रख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो अपना टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक। जो स्टेबल रखते हैं दैट इज वार्म ब्लडेड, और जो चेंज करते रहते हैं दैट इज कोल्ड ब्लडेड। अब आपको बताना है इसमें से किसको पॉइकिलोथर्मस कहते हैं, किसको होम्योथर्मस कहते हैं। हिंदी में समतापी और असमतापी बोलते हैं, जरा बताइएगा विद एग्जाम्पल, ठीक है। हंगर, भूख, प्यास, कार्डिएशन, है ना। सर्किडेशन का मतलब क्या होता है, देखो बेसिकली क्या होता है हमारी बॉडी में ना 24 आवर्स, मैंने जब हार्मोन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि हमारे बॉडी में ना 24 आवर्स फंक्शनिंग होती है, जिसमें बॉडी के अंदर एक घड़ी चलती रहती है जो ये बताता है कब हमें खाना खाना है, कब हमें भूख लगेगा, कब प्यास लगेगा, कब नींद आएगी, कब जगना है, कब सोना है। तो बॉडी के अंदर जो 24 आवर्स का जो रिदम चल रहा है ना, आप बाहर घड़ी नहीं भी देखोगे तो भी आपके बॉडी के अंदर एक सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम आपको मेंटेन किया हुआ है। तो वो अगर बाहर के सिस्टम से सही है तब तो आपका मतलब समझिए कि बॉडी एकदम बढ़िया है। लेकिन अगर वो सिस्टम ही खराब है, आपका वो सिस्टम ही खराब है, पता चल रहा है कि न खाने पीने का कोई समय है, न जगने सोने का, तो फिर वो बाहर की घड़ी मैच नहीं होगी। तो हमारे बॉडी में 24 आवर्स का सर्केडियन जो सिस्टम होता है, वो सर्केडियन सिस्टम चलाता है ये हमारा ब्रेन। इसके अलावा हमारी इंडोक्राइन एक्टिविटी, हमारे बिहेवियर, है ना, हम कैसा बिहेव करेंगे, जैसे कोई रूड बिहेवियर करता है, कोई बहुत अच्छा बिहेवियर करता है, कोई इम्पैथिक बिहेवियर करता है, कोई सिंपैथिक बिहेवियर करता है। तो ये जो बिहेवियर है ना, लोग कहते हैं इसका बिहेवियर बड़ा अच्छा है, तो उसके ब्रेन की वजह से है। हेल्दी ब्रेन, आप टेंशन में नहीं हैं, खुश हैं, तो आपका ब्रेन अच्छा है तो आप अच्छा बिहेवियर करोगे, ठीक है। और देखो, सुनने के लिए, देखने के लिए, बोलने के लिए आपकी जो मेमोरी है वो ब्रेन पे काम करता है। और इंटेलिजेंस, जैसे कोई टॉपिक किसी बच्चे को बहुत अच्छा समझ में आ जाता है कि अरे हमने वीडियो देखा और हमें तुरंत समझ में आ गया। तो इंटेलिजेंस हमारा जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे ब्रेन पे, हमारे इमोशंस, है ना, खुश हो जाना, दुखी हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, एंग्री में आ जाना, है ना। तो ये जितने भी इमोशंस हैं वो सारे ब्रेन कंट्रोल करता है, हार्ट कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। तो ये लोग झूठ मूठ का एक अफवाह फैला रखे हैं कि इमोशंस हार्ट में होते हैं और हार्ट को लेकर के इतनी सारी चीज़ें। तो ये याद रखो भाई, हार्ट का कोई दोष नहीं है, सारा दोष दिमाग का है। तो सारा जो होता है ना हार्ट का गेम और ब्रेन का गेम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो कोई हार्ट का गेम है ना तो कोई ब्रेन का गेम है। ये खाली लोगों ने एक अफवाह फैला रखा है कि ये हार्ट का गेम है, ये ब्रेन का गेम है। सब कुछ गेम ब्रेन का ही होता है, हार्ट बेचारा केवल एक टुल्लू है जो पंप करता रहता है और उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक। थॉट्स, थॉट्स यानी विचार, है ना। तो जो साइंटिस्ट होते हैं ना उनके थॉट्स बड़े अच्छे होते हैं, ध्यान दो, जो साइंटिस्ट होते हैं ना उनके थॉट्स बड़े अच्छे होते हैं, तो ये अच्छा सोच पाते हैं, है ना। एवोल्यूशन के बाद जो सेरिब्रम वाला पार्ट है ना वो डेवलप कर गया, जिससे हमारा सोचने का जो क्षमता है वो बढ़ गया, कैपेसिटी अच्छी हो गई, तो हमने नई नई चीज़ें सोची। तो कुछ बच्चे ना बहुत अच्छे सोचते हैं, बहुत अच्छी चीज़ों को
गेन करते हैं, इजाद करते हैं नई नई चीज़ें, तो वो थॉट्स भी हमें ब्रेन देता है। ठीक है, तो फटाफट नोट करो, फिर आगे चलते हैं। इशू, ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखो, ह्यूमन के ब्रेन के बारे में बात हो रही है। तो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। तुमसे पूछेगा ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, बोलोगे सर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। मैडम ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, ध्यान दो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा एक बात और मुझे कहना है, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया, इसका मतलब है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ क्लास कर रहे हो और आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, है ना, आप पढ़ना चाहते हो। तो आप कमेंट में मुझे और भी जो टॉपिक्स आपको जानने हैं और आप क्या जानना चाहते हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप लोग इस तरह की क्लासेस और चाहते हैं, ताकि मैं और ज़्यादा इंटरेक्टिव क्लासेस बना सकूं। ठीक है, देखो जो ब्रेन होता है वो एक कैविटी के अंदर होता है। दिस इज स्कल, है ना, स्कल के अंदर एक कैविटी होती है, तो खोपड़ी होती है, ये इंसान की खोपड़ी है मान लो। तो अंदर जो स्पेस है ना, दिस इज कॉल्ड क्रेनियल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। क्रेनियम, क्रेनियम ये पूरा खोपड़ी वाला पार्ट है, उसके अंदर स्पेस है जिसको क्रेनियल कैविटी बोलते हैं, सीसी, क्रेनियल कैविटी। या फिर इसको इंट्राक्रेनियम कैविटी भी बोलते हैं, इंट्राक्रेनियम कैविटी। ठीक, तो वो भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। अब देखो जो ब्रेन है ना, ये अंदर ब्रेन रखा हुआ है, तो जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के ऊपर मान लो ये ब्रेन है, मान लो ये ब्रेन है, ठीक, तो ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है इसकी सुरक्षा के लिए। जैसे तुम कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हो, मोबाइल लेते हो, तो मोबाइल क्या होता है, ऐसे ही हाथ में दे दिया जाता है? नहीं, उसको प्रॉपर एक पैकिंग की जाती है भाई, कहीं फ्रेगाइल है, कहीं टूट न जाए, तो उसके आसपास देखोगे कवरिंग होती है ना। तो जब एक सिंपल सा तुच्छू सा मोबाइल है ना, 1,50,000 रुपए का, उसको हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो ये तो भाई करोड़ों का दिमाग है। तो प्रकृति ने, जिसने बनाया है, उसने इसके ऊपर एक बहुत सुरक्षा सा लेयर लगा दिया है, बढ़िया एकदम थर्माकोल लगा दिया है, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड क्रेनियल मेनिंजिस। तो क्वेश्चन आएगा कि मेनिंजिस की लेयर कहाँ होती है, बोलोगे ब्रेन के ऊपर होती है। ठीक है, अच्छा एक बात बताएं, कभी कभी ना क्या होता है कि जैसे पेपर में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि नेफ्राइटिस इज द डिजीज ऑफ, नेफ्राइटिस किसकी डिजीज है? तो नेफ्रो, नेफ्रो मतलब किडनी, तो नेफ्राइटिस किडनी की डिजीज है। तो पेपर में आता है ना कि नेफ्राइटिस इज द डिजीज ऑफ किडनी, देन मेनिंजाइटिस इज द डिजीज ऑफ। तो अगर नेफ्राइटिस किडनी की डिजीज है तो नेफ्राइटिस किसकी डिजीज है? तो नेफ्राइटिस इज द डिजीज ऑफ किडनी, देन मेनिंजाइटिस इज द डिजीज ऑफ मेनिंजेस। कभी कभी निसेरिया मेनिंजिस नाम का एक, निसेरिया मेनिंजिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कभी कभी मेनिंजिस में जाके इन्फेक्शन कर देता है, तो इसमें सूजन आ जाती है, जिसको दिमागी बुखार कहते हैं सामान्य भाषा में। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, देखो मेनिंजिस के 3 लेयर होते हैं, पेपर में क्वेश्चन आएगा, आउटर, मिडिल और इनर। ठीक, तो जब तुम बाहर से देखोगे, तो बाहर से देखोगे तो सबसे पहले मिलेगा डूरामीटर, डूरामीटर, उसके बाद तुम्हें मिलेगा आर्कनॉइड, और अंदर सबसे अंदर मिलेगा पायामीटर। अब अगर तुम अंदर से बाहर आ रहे हो तो पायामीटर, आर्कनॉइड, डूरामीटर। अब क्वेश्चन आएगा सर हम कैसे जाने हमसे क्या पूछ रहा है? देखो भाई, जब भी पूछेगा आउटर मोस्ट तो आपको यही बताना है। ठीक है, हमेशा बाहर से अंदर, भाई किसी की बॉडी है उसको तुम देखोगे तो बाहर से अंदर जाओगे ना, अंदर से बाहर से कहाँ से कोई आएगा? अंदर से बाहर तो कोई नहीं आ सकता, बाहर से अंदर जाएंगे, है ना, डॉक्टर उस पर काम करेंगे उस पेशेंट पे, तो उसको जब ऐसे चीर फाड़ रहे हैं, है ना, पेशेंट पे काम कर रहे हैं, तो बाहर से अंदर जाएंगे, तो सबसे पहले डूरामीटर, फिर आर्कनॉइड, फिर पायामीटर। तो क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग लेयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन ब्रेन, ऐसा कौन सा लेयर है जो ब्रेन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, ब्रेन टिश्यू के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, दैट इज कॉल्ड पायामीटर। एर्कोनॉइड थीन होती है, पतली लेयर होती है इन दोनों की अपेक्षा, ये याद रखना। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो फिर आगे चलते हैं। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं फोर ब्रेन के बारे में। ठीक है, अगर आपने अब तक फटाफट लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, देखो फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन,
3 होते हैं। पहले फोर ब्रेन देख रहे हैं। देखो फोर ब्रेन में इतनी सारी चीज़ें तुम्हें पढ़नी है, इसको देख के घबराओ मत, सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है कि मैंने कई बार कुछ अच्छे जो डॉक्टर्स हैं ब्रेन के या और भी लोग हैं उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ब्रेन जो होता है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी भी ब्रेन पे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। तो ब्रेन एक ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे ये मार्कर है कि तुमने खोला और तुमने देख लिया कि देखो ये ढक्कन है, ये मार्कर है, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये ऐसा है। ऐसा नहीं होता। ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक के अंदर एक कई स्ट्रक्चर्स हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढा जा रहा है। तो एक ओवरऑल व्यू है जो हमें अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो इसको बहुत टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, ध्यान से समझो। देखो फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेरिब्रम में ही सब कुछ है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, देखो जो सेरिब्रम होता है इट इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन। देखो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन और फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम। तो ये याद रखना है। तो लगभग 80% है ना, 60-70% एरिया ये कवर करता है। जो सेरिब्रम होता है ये 4 लोब्स में बटा होता है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। मतलब ये आगे का है तो फ्रंटल, ये ऑसिपिटल, ये पेराइटल, ये टेम्पोरल, ऐसे होता है। तो फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल 4 लोब्स होते हैं सेरिब्रम के। ठीक है, अब सेरिब्रम जो होता है इसको जब तुम देखोगे, तुमने ब्रेन का जो डायग्राम देखा होगा तो जैसे लगता है अखरोट ऐसे रखा हुआ है। तो एक पूरे अखरोट को ऐसे 2 पार्ट में रखा हुआ है ना, ये इस तरह से, ये ऐसे। तो ये आधा और ये आधा, इसको कहते हैं हेमिस्फीयर, आधा। ठीक है, तो हमारा सेरिब्रम 2 आधे आधे भागों में होता है। मतलब अगर तुम इसको ऐसे देखो तो ये आधा तुम्हें ऐसे दिखेगा और आधा तुम्हें ऐसे दिखेगा, ये। ठीक, आधा इधर आधा इधर। तो ये आधा वाला कहलाता है राइट हेमिस्फीयर और इधर वाला कहलाता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक, तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और दोनों आपस में एक स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। मैंने बहुत सिंपल बनाने और बताने की कोशिश की है कि बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता ये कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो मैंने आपके अकॉर्डिंग इसको सिंपल करके बताने की कोशिश की है। तो ध्यान से देखिए, राइट और लेफ्ट जो हेमिस्फीयर है वो आपस में जिस चीज से कनेक्टेड हैं उसे हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। ठीक है, एक्चुअली में कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, कोई आइडिया हो तो बताइए फटाक से। देखो कॉर्पस कैलोसम जो होता है वो विजन के लिए, स्पीच के लिए बेसिकली, तो सेरेब्रम के भी पार्ट्स यही कराते हैं, लेकिन कॉर्पस कैलोसम का अपना अलग सा फंक्शन है। तो कॉर्पस कैलोसम विजन, स्पीच, है ना, बोलने के लिए, विजन देखने के लिए, थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी का विजन और स्पीच हमें प्रोवाइड कराता है। तो अगर किसी का ये सिस्टम खराब हो जाए तो उसके में ये चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, अब जो सेरिब्रम होती है, ये पूरा सेरिब्रम, इसके ऊपर एक कवर होता है। जैसे तुम कॉपी और किताब पे कवर लगाते हो, मोबाइल पे कवर लगाते हो, वैसे ही सेरिब्रम के ऊपर एक कवर है जिसे हम कहते हैं ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो सेरिब्रम होता है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं। तो सेरिब्रम के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तुम्हें याद होगा अभी हम लोग जब न्यूरॉन पढ़ रहे थे तो हमने सुना था कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, है ना, और सेंसरी और ऑटोनोमस में, सोमैटिक और ऑटोनोमस में नॉन माइलिनेटेड। तो यही सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जब देखो, देखो इसमें फोल्ड्स दिख रहे हैं ऐसे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो ये जो फोल्ड्स हैं इसको हम गायरी बोलते हैं या गाइरस बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि द फोल्ड्स इन ब्रेन इज कॉल्ड गायरी, और ये ऊपर जो उठा है इसको गायरी बोलते हैं और जो अंदर गया उसको सल्कस, सल्काई गायरी, सल्काई गायरी, सल्काई गायरी, गायरी सल्कस, गायरी सल्कस, गायरी सल्कस, ऐसे। ठीक, ये देखो गायरी है, अंदर गया तो सल्कस है। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसमें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन ऊपर ऊपर पाए जाते हैं, ऊपर 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 बाहर, तो उसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। तो ये क्वेश्चन आएगा ग्रे मैटर किसे कहते हैं। तो सेरिब्रम, सेरिब्रम के ऊपर उसकी कवरिंग, तो कवरिंग का जो ऊपर का लेयर है उसमें माइलिन नहीं है,
इसलिए उसको ग्रे मैटर कहते हैं। वो ग्रेइश अपीयरेंस देता है क्योंकि वहां पे बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में न्यूरॉन्स होती हैं, तो इस वजह से कंसंट्रेटेड फॉर्म में न्यूरॉन्स की वजह से ये ग्रेइश कलर देता है। लेकिन जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, उसमें अंदर का जो पोर्शन होता है, अंदर का जो पोर्शन है वो माइलिन शीथ से कवर्ड होता है। अंदर का पोर्शन, इनसाइड पोर्शन ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक, तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो ग्रे मैटर है क्योंकि उसके अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स नहीं है। लेकिन जो इनर पोर्शन ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये जो अंदर का पोर्शन है, ये देखो, ये ऊपर तुम्हारे जो पाया जा रहा है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये सेरेब्रम हेमिस्फीयर हो गया। इसके ऊपर का जो पोर्शन है ये पोर्शन कहलाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये तो ग्रे मैटर हो गया क्योंकि इसमें बहुत ही कंसंट्रेटेड न्यूरॉन बॉडीज हैं, इसमें माइलिन नहीं है। लेकिन जब अंदर पहुंचेंगे हेमिस्फीयर के अंदर, तो हेमिस्फीयर के अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एकदम कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। तो अंदर जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उन पे माइलिन शीथ है, उसको हम कहते हैं वाइट मैटर। माइलिन की वजह से वो ओपेक हो जाता है। ओपेक, ओपेक मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होती है इसमें मोटर और सेंसरी एरिया होते हैं। मतलब पूछेगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है इसमें मोटर और सेंसरी एरिया होते हैं, प्लस कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिसको अभी तक पता ही नहीं चल पाया कि वो मोटर है कि सेंसरी है। ठीक है, देखो समझो, मैंने अभी क्या बताया, सेरेब्रम के दो हेमिस्फीयर, ठीक, कार्पस कैलोसम, क्लियर। हेमिस्फीयर के अंदर व्हाइट मैटर, क्लियर है। अब सेरेब्रम के ऊपर की जो कवरिंग है हेमिस्फीयर की, वो कॉर्टेक्स है, और जो कॉर्टेक्स है वो ग्रे मैटर है। उसमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में न्यूरॉन्स है जिनमें माइलिन नहीं है। एक ये हो गया। अब प्रश्न आता है कि जो लेयर है वो करता क्या है, तो लेयर जो है उसमें सेंसरी एरिया है, मोटर एरिया है, प्लस कुछ ऐसे एरिया भी हैं जो क्लियर नहीं है, जिनको हम एसोसिएशन एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएशन एरिया। बहुत आसान करके बता रहे हैं, ध्यान से देखना, ये जल्दी समझ नहीं आता है, बहुत सिंपल करके बता रहे हैं कि कमजोर बच्चा भी अच्छे से समझ जाए। एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया जो होते हैं ये इंटरसेंसरी एसोसिएशन कराते हैं। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ये जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसमें सेंसरी, मोटर और नॉन क्लियर एरिया है जिसको हम एसोसिएशन एरिया कहते हैं। ये इंटरसेंसरी एसोसिएशन कराते हैं, मेमोरी पे काम करते हैं और कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। ठीक, तो इंटरसेंसरी एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, तुमने कोई चीज़ देखा तो उसको समझना कि तुम क्या देख रहे हो। तुम आम देख रहे हो, सेब देख रहे हो, अमरूद देख रहे हो, शेर देख रहे हो, लोमड़ी देख रहे हो, सियार देख रहे हो, बिल्ली देख रहे हो, कुत्ता देख रहे हो, क्या देख रहे हो। उसके अलावा मेमोरी, तुम्हारा यादाश्त, तुम्हारा कम्युनिकेशन, है ना। कई लोगों को याद सब रहता है बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अक्सर ऐसा होता है जब किसी से कुछ पूछा जाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं एन मौके पे। तो जो एन मौके पे भूलते हैं इसी की वजह से। तो कम्युनिकेशन, मेमोरी, इंटरसेंसरी एसोसिएशन का ये फंक्शन करता है। ठीक, तो ये हमने सीखा सेरेब्रम के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो चलो थैलेमस देखते हैं। देखो, थैलेमस जो होता है ये क्या है? थैलेमस के लिए कहा जा रहा है कि सेरेब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर। पेपर में सीधा क्वेश्चन है कि सेरेब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर। सेरेब्रम एक स्ट्रक्चर के ऊपर रैप्स है, दैट इज कॉल्ड थैलेमस। जैसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ये सेरेब्रम है, ये रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर, ये सेरेब्रम इसके ऊपर रैप है, तो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? थैलेमस। ठीक, तो मैंने इसीलिए कहा कि ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो सेरेब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर, सेरेब्रम एक स्ट्रक्चर के ऊपर रैप है, दैट इज कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस बेसिकली सिग्नलिंग का काम करता है, सेंसरी और मोटर सिग्नल देता है, सेंसरी और मोटर सिग्नल। ठीक है, तो ये बेसिकली बॉडी को सेंसरी और मोटर सिग्नल देता है ताकि हमारा काम अच्छे से चलता रहे। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस मैंने जब हार्मोन पढ़ाया था तब भी आपको बताया था, है ना। तो हाइपोथैलेमस इज द बेस ऑफ थैलेमस। वहां भी मैंने बताया था कि थैलेमस का जो बेस है, ये थैलेमस है, तो इसका जो बेस है वो हाइपोथैलेमस, नाम से ही क्लियर है, हाइपोथैलेमस, है ना। तो हाइपोथैलेमस बेस ऑफ द थैलेमस।
ये बेसिकली हमारे बॉडी का टेम्परेचर, अर्ज ऑफ हंगर, भूख प्यास, साथ ही इसमें न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं। ये हम लोग हार्मोन में पढ़ ही चुके हैं। तो जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं वो हार्मोन्स निकालती हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। आपको याद दिला दे, रिलीजिंग हार्मोन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, सोमैटोस्टैटिन, है ना, ये सब हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। तो ये देखो, अब ये चैप्टर न्यूरल कोऑर्डिनेशन, वो चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन, दोनों आपस में इंटरेक्ट हो गया, है ना। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। चलो अब हम लोग सीखेंगे अगला कॉन्सेप्ट। देखो होता क्या है, हमारे ब्रेन के ही अंदर कुछ चीजें और हैं। क्या क्या चीजें हैं? एक तो आपका हाइपोथैलेमस, दूसरा इंटर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इनर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसका इंटरनल पार्ट, इंटरनल सेरिब्रल हेमिस्फीयर, प्लस कुछ डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर पे अभी भी रिसर्च हो रही है। तो हमारा जो सेरिब्रम है ना, उसके अंदर जो हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, हेमिस्फीयर के अंदर और कुछ डीप स्ट्रक्चर्स जिसे हम एमिगडेला कहते हैं, एमिगडेला, ये याद रखना, हिप्पोकैम्पस ये भी याद रखना, ये सब हेमिस्फीयर के अंदर होते हैं। तो इनर सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें एमिगडेला आता है, हिप्पोकैम्पस आता है और हाइपोथैलेमस आता है। तीन लोग, एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस। बोलो, एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस। ये तीनों मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम या फिर लिम्बिक लोब। ये पेपर में जरूर आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जितना बता रहे हैं पीवाईक्यू उठा के देखना, एक एक शब्द, एक एक लाइन मैच करेगा एकदम पीवाईक्यू से, है ना, मजा आ जाएगा पढ़ने वालों को। तो इसको अच्छे से पढ़िए, इसीलिए मैंने वीडियो को टू द पॉइंट रखा है, ताकि बहुत लंबा भी ना हो और हमारे सारे काम हो जाए। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम बनाता है। अभी जो लिम्बिक सिस्टम है ये क्या करता है, देखो, लिम्बिक सिस्टम ह्यूमन का सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब बिहेवियर, तो उसमें जो सेक्सुअल बिहेवियर होगा उसको कंट्रोल करेगा। इसके अलावा रेज, गुस्सा, बहुत तेज जो गुस्सा होता है, फियर यानी कि डर, इमोशंस, जितने भी बॉडी में इमोशंस होते हैं, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वो एक तरह से जो बीमारियां होती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना या बिल्कुल इमोशनल ना होना, ये सब यही कंट्रोल करता है। एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, है ना। एक्साइटमेंट, प्लीजर यानी खुशी, और सबसे बड़ी बात मोटिवेशन, ये सारी चीज़ों को लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर किसी का लिम्बिक सिस्टम गड़बड़ हुआ तो उसका ये सारा फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा। तो कोई हमेशा मोटिवेटेड रहता हो, जहाँ नहीं भी होना है वो भी गड़बड़, और हमेशा डीमोटिवेटेड रहता हो, जब मोटिवेट होना है तब भी गड़बड़। तो मोटिवेशन जो है, रेज, फियर, इमोशंस, ये सारी चीज़ों का कंट्रोल लिम्बिक सिस्टम हमारी बॉडी में करता है। ठीक है, तो फटाक से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। मीना, ठीक है। तो भाई अभी हम लोगों ने फोर ब्रेन पे बात किया। फोर ब्रेन में बहुत कहानी थी। अब देखो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में कोई कहानी नहीं है, एकदम आसान। देखो जो मिड ब्रेन होता है ये कहाँ पाया जाता है, बिटवीन थैलेमस एंड पॉन्स, या तुम ये कह सकते हो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस और पॉन्स। पॉन्स जो है वो आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है और ये आपके फोर ब्रेन का पार्ट है। तो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में जो है वह है मिड ब्रेन, बहुत छोटा सा पार्ट है। अब ये जो हिंड ब्रेन है ये क्या करता है, हिंड ब्रेन में दो चीजें तुम्हें मिलेंगी। पहला, एक कैनाल होता है। मिड ब्रेन जो होता है ना उसमें एक छोटा सा कैनाल, जैसे मान लो ये मार्कर एक मिड ब्रेन है, तो इसमें एक छोटा सा कैनाल है, उसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्वीडक्ट। ये पेपर में आएगा, एकदम फिक्स क्वेश्चन है, सेरिब्रल एक्वीडक्ट। जबकि जो डॉर्जल पोर्शन होता है हमारे मिड ब्रेन का, उसको जब तुम देखोगे तो उसमें चार स्वेलिंग्स होती हैं, 1 2 3 4। इसको कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना। तो ये जो कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना है ये 4 स्वेलिंग्स होती हैं। ठीक है, ये हो गया मिड ब्रेन। अब बात करते हैं हिंड ब्रेन। देखो हिंड ब्रेन में तीन चीजें होती हैं, 1 2 3। जो पॉन्स होता है हिंड ब्रेन का, वो बहुत सारे फाइबर से बना होता है। इसका काम होता है कि सारे हमारा जो ब्रेन है ना उसमें पूरा कंट्रोल करना, उसमें मैसेजेस रिले करना। तो ये फाइबर ट्रैक्ट होते हैं, इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो बेसिकली एसोसिएट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स को। जबकि जो सेरिबेलम होता है
ये सरफेस जो है वो बढ़ाता है, तो ये एडिशनल सरफेस प्रोवाइड करता है। एडी मतलब एडिशनल सरफेस, ताकि ये हमारे ब्रेन को बड़ा कर सके। मतलब जैसे कोई रस्सी है, ऐसे खोल दो बड़ा हो गया, ऐसे सिमटा दो छोटा हो गया, तो ये ऐसे सिमटा हुआ होता है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया दे सके हमारे ब्रेन को और ब्रेन अच्छा काम कर सके। जहाँ तक बात मेडुला की होती है, मेडुला जो होता है इसको मेडुला ऑब्लांगेटा भी कहते हैं। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ पोर्शन होता है। तो क्वेश्चन आएगा, ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा है? तो भाई मेडुला। ये बेसिकली हमारा रेस्पिरेशन, हमारा हार्ट और हमारा जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन, हार्ट और गैस्ट्रिक सिक्रीशन, उसको कंट्रोल करता है। अब एक चीज आता है ब्रेन स्टेम, जैसे लिम्बिक सिस्टम पढ़ा है उसी तरह से एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, वो लिम्बिक सिस्टम था। वैसे ही एक चीज होगा ये ब्रेन स्टेम, है ना। तो ब्रेन स्टेम जो होती है, ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम क्या होता है? ब्रेन स्टेम वो पार्ट होता है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में जोड़ता है। तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच मैसेजेस चलेंगे, तो एक ब्रिज होती है, दैट कनेक्शन या फिर ब्रिज इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। इसमें 3 लोग होते हैं। कौन कौन? एक तो मिड ब्रेन को पकड़ लो और इधर से सेरेब्रम को हटा दो, बस पॉन्स और मेडुला को पकड़ लो। तो मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, ये बनाते हैं हमारा ब्रेन स्टेम, जो कि हमारे रेस्पिरेशन और हार्ट का सिस्टम ये सब देखता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ठीक है, तो ये सारा हमने ब्रेन का सिस्टम पढ़ लिया, न्यूरॉन पढ़ लिया। ठीक, तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आपको अगर, चूंकि जो भी बच्चा यहाँ तक पढ़ पाया, तो मुझे लगता है कि जो बच्चा पूरी वीडियो बहुत अच्छे से पढ़ा है वो काफ़ी सीरियस स्टूडेंट है। और इतना पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया होगा, कोई कन्फ्यूज़न आया होगा, तो आप फटाक से कमेंट बॉक्स में जाके उस क्वेश्चन और कन्फ्यूज़न को लिख दीजिए। मैं पर्सनली उसको पढ़ करके आपकी रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।